तो देखो, हम लोगों ने इससे पहले चैप्टर फिनिश किया है हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मॉर्फोलॉजी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रूट सिस्टम, सिस्टम और शूट सिस्टम के अंदर हम लोगों ने लीफ पढ़ा था, स्टेम पढ़ा था और फ्लावर के बारे में पढ़ा था। ये सारी चीजें पढ़ी थी वहां पे। एनाटॉमी, जैसे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर पढ़ा ना। ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो 4 टाइप के टिश्यूज से मिलके बनी होती है। एपिडर्मल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। 4 टिश्यूज थे या नहीं थे? ऐसे ही प्लांट की बॉडी पढ़नी है। एग्जैक्टली जो प्लांट्स हैं उनकी बॉडी किस टाइप के टिश्यूज से मिलके बनी होती है। प्लांट्स की बॉडी किस टाइप के टिश्यूज से मिलके बनी है, वो हम यहाँ पे एनाटॉमी के अंदर पढ़ेंगे। वो किस किस टाइप के टिश्यूज है, उन टिश्यूज का फंक्शन क्या है। जैसे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में पहले टिश्यूज के बारे में पढ़ा, कैसे दिखते हैं, कैसा इनका ओरिएंटेशन है। देन उसके बाद हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा फंक्शनिंग उनकी। सेम यहाँ पे करेंगे। तो देखो, एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना किसी भी प्लांट के। तो यहाँ पे हमारे पास टिश्यू सिस्टम्स पाए जाते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर न्यूरल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, एक सिस्टम बनता है, नहीं बनता है? ऐसे ही हमारे प्लांट्स के अंदर भी आपके सिस्टम्स बनते हैं। द फर्स्ट वन सिस्टम वी हैव एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड या फिर फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, या फिर वस्कुलर एंड कनेक्टिव कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। 3 टाइप के, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू या फिर वेस्कुलर टिश्यू। सिस्टम में बोलोगे तो सिस्टम में भी ऐसे कर लो, एपिडर्मल सिस्टम, ग्राउंड सिस्टम एंड वेस्कुलर सिस्टम। क्लियर? अब इनको हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया? हाईलाइट करो इस पॉइंट को। किस बेसिस पे डिवाइड किया कि भाई इनकी स्ट्रक्चर कैसी है और इनका लोकेशन कैसा है। तो क्वेश्चन आ सकता है ना यहाँ पे भी। सब ये तो याद रख लेता है कि हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, लेकिन किस बेसिस पे डिवाइड किया? किस बेसिस पे किया? स्ट्रक्चर एंड लोकेशन। बताओ। यस मैम। अब सबसे पहले आता है हमारे पास, जैसे कि हम लोगों ने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था, सबसे पहले कौन होता है? एपिडर्मिस होता है, नहीं होता है? यस मैम। यहाँ पे भी सबसे पहले क्या आएगा? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आएगा। और ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का काम क्या है? ये आउटर कवरिंग बनाता है। क्या बनाता है? आउटर। देखो, अब एक बार एनसीईआरटी को लाइन से लाइन पढ़ेंगे हम लोग, एक एक वर्ड पढ़ेंगे, जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट कर लेंगे। फिर जब एक्सक्यूज मी मैम। ये शिशिका, मैम इसमें मुझे टॉपिक मिसिंग लग रहा है। यस मैम, न्यू वीक में अलग है। मैम ये न्यू एनसीईआरटी है क्या टीचर आपके तो पास? है ही नहीं। यस मैम, टॉपिक मिस है इसमें। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ही नहीं इसमें। ओल्ड अच्छा एनसीईआरटी में 88 पेज पे है ये। मैम पेज नंबर 88 पे है ये। वेट, मेरे पास आई गेस पुराना एनसीईआरटी पेज था। मैम ओल्ड एनसीईआरटी पे 88 पेज पे है। मैम मैं भेजू आपको, मेरे पास है ओल्ड वाली की पीडीएफ। हाँ भेजो। टॉपिक है हैंड रिटन करना चाहोगे, हैंड रिटन भी कर लेंगे इसको तो। मैम मैम 24 सितंबर की लोकेशन कहाँ होगी टेस्ट की? बेटा जो लास्ट, बट आपका तो अभी तक कोई टेस्ट नहीं हुआ है ना उसका। 12th वाले बच्चों को लास्ट हुआ था ना, टेस्ट होता ना शायद, जेएनयू समथिंग करके यस मैम। स्टेडियम, वही है लोकेशन। एक मिनट देना तो, नया पीडीएफ खोल। मॉर्निंग इवनिंग स्कूल वाले बच्चे हैं, उनका स्कूल किस टाइम से स्टार्ट होता है? मैम घर मैम पे 1 से बजे से 12:30 6:30। निकलना पड़ता है। हम्म
1 से 6:30 होता है मैम स्कूल, 12:30 बजे निकल जाते हैं हम। ये पीडीएफ लग रहा है कि मैंने हाईलाइट कराया हुआ है। मैम मैंने ही करा ये हाईलाइट। येलो से मैं करती हूँ इसकी। चलो, बुक नहीं है आपके पास एनसीईआरटी की? मैम है, मैंने एक चेक कर रही थी कि कुछ है, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है, तो मैं पढ़ती गई साथ के साथ, फिर इसी में हाईलाइट कर दिया। बुक भी है। देखो, तो सबसे पहले ना, जैसे हम लोगों ने वहां पे जो नई एनसीईआरटी है उन्होंने डायरेक्ट सिस्टम से दिया हुआ है। तो सिस्टम से पहले जैसे कि हमें पता है कि पहले सेल होता है, सेल से मिलके टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है। प्लांट्स के अंदर ऑर्गन्स तो नहीं होते ना, या तो टिश्यू होता है या फिर टिश्यू सिस्टम होता है इनके अंदर। तो इनके पास दो टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं। द फर्स्ट वन वी हैव मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड द सेकेंड वन वी हैव परमानेंट टिश्यूज। टिश्यूज क्या होता है, इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, बिकॉज टिश्यूज की डेफिनेशन भी आपकी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन के आ सकती है। टिश्यूज हम सबको पता है ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, लेकिन किस टाइप के सेल्स से बन के बनता है? वो सेल्स जिनका कॉमन ऑरिजिन है और एक कॉमन ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उनको उठा के एक ग्रुप बना दिया, उसको हमने बोल दिया टिश्यूज। दो टाइप के टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज होंगे जिनके हम पास हमेशा डिवाइडिंग की कैपेसिटी होगी, हमेशा डिवाइड करते जाएंगे, और परमानेंट वाले कभी डिवाइड। तो मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज बेस्ड ऑन whether the cell being formed are capable of dividing or not। हमने इसको किस बेसिस पे डिवाइड किया, बेसिस ही हमें बता रहे हैं कि अगर हमारे टिश्यूज डिवाइड कर रहे हैं, उनको उठा के किसमें रख दिया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर रख दिया सारे सेल्स को, और अगर सेल्स डिवाइड नहीं कर रहे हैं, उनको उठा के किसमें बना दिया, परमानेंट टिश्यू बना दिया। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में पढ़ो, ग्रोथ इन प्लांट्स इज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन कॉल्ड मेरिस्टेम। प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है ना, वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। अब इसका एग्जांपल देखो कि मेरे पास कोई प्लांट है, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्लांट ग्रोथ वाला चैप्टर पढ़ा रही हूँ, 12th वालों को, उनको भी पता है ये वाली चीज मैंने बताई थी कि प्लांट है भाई, प्लांट की सिर्फ हाइट हाइट क्यों बढ़ती है, उसकी जितनी बड़ी साइज की हाइट है उतनी ही बड़ी साइज की लीफ, उतने ही बड़े साइज के फ्लावर, उतने ही बड़े बड़े साइज के फ्रूट्स क्यों नहीं बनते उसके अंदर? क्योंकि हमें पता है कि भाई प्लांट के अंदर इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, नहीं होती है? यस मैम। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ थ्रू आउट द प्लांट क्यों नहीं होती, स्पेशलाइज रीजन्स में क्यों होती है? क्योंकि प्लांट्स के अंदर कुछ स्पेशलाइज रीजन्स होते हैं जिनके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होता है। इसीलिए लाइन लिखी है कि प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ है ना, वो रेस्ट्रिक्टेड है, कि शूट की होगी, रूट की होगी, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, इनकी नहीं होगी लीफ, इनकी एकदम से इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं है। और अगर हमारे लीव्स के पास भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते तो लीफ भी आज कितने बड़े बड़े साइज की मिलती है, हमें जितने बड़े बड़े साइज के प्लांट्स मिलते हैं। ठीक। तो इसका मतलब प्लांट्स है डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टेम, प्लांट्स के अंदर अलग अलग टाइप के मेरिस्टेम्स होते हैं। द मेरिस्टेम जो कि हमारे पास टिप ऑफ रूट और शूट के टिप पे पाया जाता है। रूट पे क्या बताया था मैंने, RAM, रूट एपिकल मेरिस्टेम, और शूट पे मेरिस्टेम। एंड दीज आर नोन एज एपिकल। एपिकल का मतलब होता है एपेक्स वाले पार्ट पे, टिप वाले पार्ट पे प्रेजेंट होना। ये नीचे रूट के टिप पे, ऊपर शूट, शूट के टिप पे, और नीचे रूट के जो टिप पे RM होता है, इसको प्रोटेक्ट कौन करता है, रूट कैप। के अंदर रूट कैप एब्सेंट होता है, प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है। क्लियर? सिंपल सी चीज बता रहा हूं। आगे देखो, रूट एपिकल मेरिस्टेम, वही RM कहाँ पे प्रेजेंट होगा,
टिप की रूट पे, जबकि SAM कहाँ पे प्रेजेंट होगा? मोस्ट रीजन ऑफ द शूट स्टेम के एपेक्स पे। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स के फॉर्मेशन के टाइम पे या फिर स्टेम के इलोंगेशन पे सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम द, अब इसका मतलब समझो क्या है। ये मेरे पास अर्थ का सरफेस है, ठीक है, मेरे पास अभी ये प्लांट इतना था, ठीक है, इसके टिप पे क्या है अभी? शूट एपिकल। शूट एपिकल मेरिस्टेम है। शूट एपिकल मेरिस्टेम ये क्या करेगा? अभी आगे अपने आप को ग्रो कराएगा। तो जब ये अपने आप को ग्रो कराता है ना, इसकी कुछ सेल्स या कुछ मेरिस्टेम्स इसी जगह पे रह जाती है, कुछ मेरिस्टेम्स लेफ्ट बिहाइंड रह जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक बर्ड आके ग्रो कर जाती है। इसी को बोलते हैं हम आपका एक्सिलरी बर्ड। तो एक्सिलरी बर्ड किसकी वजह से बन रहे हैं? शूट एपिकल मेरिस्टेम जब कुछ रह जाता है वो ड्यूरिंग इलोंगेशन ऑफ स्टेम या फिर लीफ का फॉर्मेशन कराते टाइम, वही लेफ्ट बिहाइंड टिश्यूज हमारे क्या बना देंगे? ऑक्सिलरी बर्ड बना देंगे। डायरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ठीक है। ये बर्ड्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? लेट सपोज मेरे पास ये लीफ है, यहाँ पे लीफ और स्टेम के बीच में एंगल पे प्रेजेंट होती है, देखो इसीलिए इनका नाम क्या है? एक्सिलरी। नाम से याद रखना, एक्सिलरी एक एक्सिल पे प्रेजेंट है, एक्सिल मतलब एंगल पे प्रेजेंट है, ठीक है। यस मैम। चलो आगे देखो। तो सच बर्ड्स आर प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ लीव्स के एक एंगल पे एंड आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ ब्रांच और अ फ्लावर, और ये आगे जाके फ्लावर भी बना सकती है। अगर यहीं पे ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाए? फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ से क्या बनना शुरू हो जाएगा? यहाँ से आपका फ्लावर बनना शुरू हो जाएगा। फ्लावर बनाने के लिए फ्लोरल मेरिस्टेम भी तो चाहिए ना। द मेरिस्टेम विच अकर बिटवीन मेच्योर टिश्यूज, अब देखो ये ऊपर टिप पे SAM, नीचे रूट के टिप पे RAM, तो इनके जो बीच वाला पार्ट होता है, बीच में इंटर कैलरी मेरिस्टेम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एक्सेस पे एपिकल मेरिस्टेम, सेंटर में इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। अब यही इंटर कैलरी मेरिस्टेम, देखो इसके बारे में इंपॉर्टेंस का डायग्राम इन्होंने नहीं दिया है क्या पे? नहीं है। इसको देखो ऐसे इमेजिन करना थोड़ा सा, ये ऊपर हमारा एपिकल हो गया ना, यस। यस मैम। और ये बीच में इंटर ठीक है। अब एक चीज देखो, जो हमारे पास घास होती है पार्क वगैरह में, जो ग्रासेस होती है, ग्रेजिंग एनिमल्स इन्हीं घास फूस को खाता है, नहीं खाता है? ये ग्रेजिंग एनिमल आदमी है, इस घास फूस का ऊपर वाला टिप वाला पार्ट सारा खा जाता है। यस मैम। एपिकल मेरिस्टेम खा गए, फिर वापस से वो घास क्यों ग्रो कर जाती? बिकॉज मैं ऑफ आपकी आवाज मेरिस्टेम। देखो ग्रेजिंग एनिमल्स क्या खाता है? घास फूस खाता है, टिप वाला पार्ट खा जाता है सारा। अब लेट सपोज ये वाला मैंने डायग्राम बनाया, इसकी टिप वाला एपिकल मेरिस्टेम खा लिया, और हमें पता है एपिकल मेरिस्टेम ही क्या कराता है? इलोंगेशन ऑफ स्टेम कराता है, यस मैम। कराता है ना। अब एपिकल मेरिस्टेम तो कट हो गया, एपिकल मेरिस्टेम खा चुके हैं हमारे ग्रेजिंग एनिमल, अब फिर से ग्रास जो है वो बड़े साइज की बड़ी बड़ी हो जाती है, वो लेंथ फिर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ रही है भाई? एपिकल मेरिस्टेम तो जा चुका। मैम वॉइस नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही है मेरी? अब आ रही है मैम। मैम बीच में रुक गई थी। ओके तो बताओ, तो यही इंटर कैलरी मेरिस्टेम होता है जो कि ग्रासेस के क्या करता है? जो रिमूव्ड पार्ट होता है उसको रीजनरेट कराने में हेल्प करता है। और रिमूव कौन कर देता है? ग्रेजिंग हर्बीवोर्स, ग्रेजिंग एनिमल्स। ग्रेजिंग एनिमल्स जो कि एपिकल मेरिस्टेम को खत्म कर देते हैं, इलोंगेशन नहीं हो पाएगा, फिर वापस से उसको रीजनरेट कराने में हेल्प करता है। तो इसका मतलब एपिकल मेरिस्टेम और इंटर कैलरी मेरिस्टेम दोनों का फंक्शन क्या हुआ? लेंथ बढ़ाना, प्राइमरी ग्रोथ कराना। दो टाइप की ग्रोथ होती है, एक होती है प्राइमरी ग्रोथ, एक होती है सेकेंडरी ग्रोथ। इसके नोट्स तो बने हुए होंगे ना आप लोगों के पास? यस मैम। प्राइमरी ग्रोथ नहीं होंगे, मैं अपने हैंड रिटन वाले शेयर कर दूंगी, सब समझ में आ जाएगा वहां से।
प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन लेंथ लेंथ, ठीक है। और सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन बेस या फिर डायमीटर। तो मेरे पास ये जो दो टिश्यूज अभी मैंने पढ़े ना, एपिकल वाला और इंटर कैलोरी वाला, इंटर कैलोरी ये दोनों के दोनों क्या है, प्राइमरी प्राइमरी ग्रोथ रीजन है, या फिर वी कैन कॉल देम प्राइमरी मेरिस्टेम है, या फिर प्राइमरी इन ओरिजिन, कुछ भी बोल लो। और ये जो हमारा वो कराएंगे सेकेंडरी ग्रोथ कराएंगे, उसको बोलेंगे सेकेंडरी इन ओरिजिन या फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम, हम इनको बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल होगा लेटरल मेरिस्टेम, जो कि यहाँ पे लेटरल साइड्स पे पाया जाएगा, लेटरल ग्रोथ कराएगा, ऐसे ग्रोथ कराएगा प्लांट की। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज 3 टाइप के हुए हैं, नहीं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम और थर्ड वन प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम। देखो, एपिकल मेरिस्टेम और इंटर कैलोरी मेरिस्टेम सिस्टम है, क्यों? बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन लाइफ ऑफ अ प्लांट। अब यहाँ पे बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। देखो, सबसे पहले हमने एक चीज देखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, जब हमने पढ़ा था कि भाई जो अर्ली स्टेजेस होती है किसी भी प्लांट को, सबकी सेम होती है, फिर वो आगे जाके धीरे धीरे मोनोकोट और डाइकोट में कन्वर्ट होता है, मोनोकोटिलिडन डाइकोटिलिडन, डाइकोट को कोटिलिडन्स होता है। मोनोकोट के अंदर हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, डाइकोट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। चौड़ाई बढ़ना, मैम वॉइस कम नहीं आ रही है। वॉइस कम आ रही है। मैं अभी बीच में रुक गई थी, आप जो बोल रहे थे। भाई मेरे साइड तो बिल्कुल सही दिखा रहा है वॉइस में, फ्रिक्वेंसी बढ़ती कम होती रहती है ना, तो उससे पता चल जाता है मेरी वॉइस जा रही है नहीं जा रही है। तो हाँ सही मैम, बीच में हल्का खुलता जाता है वो, मैं आपके लिप मूवमेंट से समझ जाती हूँ। चलो कोई नहीं। तो क्या बता रही थी, हाँ, इंक्रीज इन गिर्थ, ठीक है, इंक्रीज इन गिर्थ सेकेंडरी ग्रोथ, जो कि सिर्फ वो सिर्फ किसके अंदर पाई जाती है, डाइकोट्स के अंदर पाई जाती है, सिर्फ डाइकोट्स के अंदर वो पाई जाएगी। तो अब एक चीज बताओ कि भाई हमें प्लांट को पहले हाइट बढ़वानी है, उसके बाद में ही तो उसकी हम गिर्थ बढ़वाएंगे ना। तो पहले प्लांट की लाइफ में सबसे पहले टिश्यूज कौन से आएंगे, प्राइमरी मेरिस्टेम आएंगे ना, यस और मैम। जो बाद में वो सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो इनके ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन भी नाम रख दिया, जो पहले है वो प्राइमरी, जो बाद में है वो सेकेंडरी। यस मैम। तो इसलिए प्राइमरी मेरिस्टेम को बोलते हैं बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन लाइफ ऑफ अ प्लांट, प्लांट की लाइफ में सबसे पहले आता है। और किसमें कंट्रीब्यूट करता है, प्राइमरी प्लांट बॉडी बनवाने के लिए, कि भाई एटलीस्ट एक प्लांट की इतनी बॉडी बन जाए जिसके अंदर स्टेम आ जाए, लीफ आ जाए, ये सारी चीजें प्रेजेंट हो जाए, रूट्स वगैरह, फिर बाद में गिर्थ बढ़वाएंगे हम। क्लियर है? स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। द मेरिस्टेम दैट अकर इन द मेच्योर रीजन, शूट एंड रूट एंड शूट के मेच्योर रीजन्स में of many plants, particularly those that produce woody excess and appear later than primary meristem is called secondary और lateral meristem। मतलब ये बोल रहा है कि भाई वो मेरिस्टेम जो कि रूट और शूट के मेच्योर रीजन्स में पाया जाता है, जहां जितने भी प्लांट्स आपको वुडी नेचर के दिखेंगे, आप नहीं देखोगे बहुत सारे टाइप के प्लांट हमारे आसपास दिखते हैं। कुछ प्लांट का जो स्टेम होता है ग्रीन होता है, और जो बड़ी बड़ी ट्रीज है, बहुत पुराने पुराने ट्रीज, उनका स्टेम थोड़े, उनका तो वुडन वुडी बन जाता है, नहीं बन जाता है। तो जितने भी वुड वाले दिखेंगे आपको बड़ी चौड़ाई चौड़ाई वाले दिखते हैं। कभी कोई ऐसा प्लांट देखा है जिसका स्टेम ग्रीनरी है, और जितने मोटे मोटे वो ट्रीज का वुड वाला पार्ट है उतने मोटे मोटे साइज के? नो मैम। जो बोल रही हूँ समझ आ रहा है ना, कि वो ग्रीन वाला स्टेम पतला सा स्टेम दिखता है, और वुड वाले इतने मोटे मोटे से दिखते हैं वुड। यस क्या कभी जितना मोटा वो वुड वाला पार्ट होता है इतना मोटा ग्रीन वाला पार्ट देखा है? नो मैम। कभी wood देखा हो इतना पतला सा? नो। नहीं ना। तो इसका मतलब जो वुडी एक्सिस वाले होते हैं दैट अपीयर लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद आते हैं वो।
इसलिए उनको सेकेंडरी और लेटरल, क्योंकि वो लेटरल ग्रोथ कराता है, लेटरल ग्रोथ कराता है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम। आवाज नहीं आ रही मैम आ आ रही रही है। है। वॉइस नहीं आ रही। नेट तो सही चल रहा है, क्या इशू है? आ रही मैम आवाज। मैम आ रही है आ वॉइस। रही है। लैग बोल रहे हैं बच्चे। नो मैम। दो मैम क्लियर है। वॉइस क्लियर है। तो ये समझ में आया प्राइमरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम वाला कंडीशन। यस मैम। यस मैम। चलो फिर आ गया, दे आर सेकेंडरी मेरिस्टेम। जितने भी लेटरल मेरिस्टेम होते हैं इनको हम सिलेंड्रल मेरिस्टेम, क्योंकि सिलेंड्रिकल लेटरल वाली ग्रोथ कराता है। अब याद कैसे रखोगे, लेटरल ग्रोथ करा रहे हैं, साइड साइड वाली डायमीटर बढ़वा रहे हैं, तो डायमीटर सिलेंडर देखा है, जितने मोटे मोटे साइज के सिलेंडर्स, ऐसे ऐसे टाइप को उसको इमेजिन कर लेना बॉडी वाले पार्ट से, ओके। ठीक है। लेटरल मेरिस्टेम के एग्जाम्पल फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम, ये एग्जाम्पल हमारे लेटरल मेरिस्टेम के, इनको हम आगे पढ़ेंगे। प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी, सेकेंडरी के एग्जाम्पल फेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर, कोर कैम्बियम। मतलब ये कब बनता है, सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट प्लांट्स के अंदर ही बनेंगे। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी टिश्यूज, ये ही प्लांट के अंदर सेकेंडरी टिश्यूज बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। यस। चलो आगे। Following division of cells in both primary, यहाँ तक हो गया ना हमारा। Following division of cells in both primary as well as secondary meristem, the newly formed cells become structurally and functionally specialized and lose their ability to divide. अभी मैंने आपको बताया कि प्लांट के अंदर दो टाइप के टिश्यूज होंगे, एक हो गया मेरिस्टेम, एक होता है परमानेंट। मेरिस्टेम क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करने का काम करता है, परमानेंट डिवाइड करने का काम नहीं करते। तो परमानेंट वाले क्या हो गए, जो अपनी डिवाइड करने की कैपेबिलिटी को उन्होंने खो दिया है। अब डिवाइड करने की कैपेबिलिटी तो खो दिया भाई, कुछ ना कुछ और तो फंक्शन करेंगे ही करेंगे, नहीं तो प्लांट के लिए यूजलेस हो जाएंगे। दैट्स व्हाई वी कॉल देम कि ये इनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना। तो परमानेंट वाले क्या है, वापस से डेफिनेशन पढ़ो। फॉलोइंग डिवीजन ऑफ सेल्स इन बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टेम, न्यूली फॉर्म सेल्स स्ट्रक्चरली और फंक्शनली स्पेशलाइज बन जाते हैं, जिनके अंदर अपनी कैपेबिलिटी ये लॉस्ट कर देते हैं डिवाइड करने की। ऐसे सेल्स को हम परमानेंट या फिर मेच्योर सेल्स बोलते हैं, और वी कैन परमानेंट टिश्यूज बनाते हैं जो मिलके। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, जब प्लांट की प्राइमरी बॉडी बन रही है, प्राइमरी बॉडी कौन बनवाता है, एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी दोनों मिलकर बनाता है, एक अकेला नहीं, दोनों, ठीक है। स्पेसिफिक रीजन्स जो होते हैं एपिकल मेरिस्टेम के, वो एक डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यूज ये बनवाता है। इनको हम आगे पढ़ेंगे। डर्मल टिश्यूज मतलब एपिडर्मल टिश्यूज, ग्राउंड वेस्कुलर टिश्यूज के अंदर आएंगे आपके जाइलम जाइलम और फ्लोएम। एंड फ्लोएम, ये आप आगे देखने वाले हैं। अब आते हैं हमारे पास परमानेंट, एक सेकेंड वो डायग्राम और देख लो, इस डायग्राम पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। डायग्राम की सिर्फ लेबलिंग याद रखनी है, ठीक है। पहले वाला जो इन्होंने दिया हुआ है रूट का दिया हुआ है, सेकंड वाला इन्होंने शूट का पार्ट दिया हुआ है। शूट को देखो सबसे पहले, शूट के अंदर, बिकॉज ये देखो अगर आप बात करोगे लीफ प्रीमोडियम क्या होता है, प्रीमोडियम का मतलब होता है जब लीफ बन रही होती है ना, अर्ली स्टेज में होती है, उसको बोलते हैं लीफ प्रीमोडियम। शूट एपिकल, ये आपका ऊपर वाला पार्ट, दिस इज योर शूट एपिकल, और इसी के नीचे है आपका मेरिस्टेमेटिक जोन, दिस इज योर ऑक्सिलरी बड। अब देखो यहाँ से देखने में ये जो डायग्राम दे रखा है, कोई प्लांट का डायग्राम नहीं लग रहा, कोई ट्री नहीं दिख रहा, कुछ नहीं, इमेजिनेशन कुछ नहीं हो पाएगा यहाँ से इजीली। यस। तो इसलिए सिर्फ याद रखनी पड़ेंगे आप लोगों को डायरेक्टली लेबलिंग। तो सबसे पहले ऊपर याद रखना, सबसे ऊपर लीफ है, लीफ के नीचे शूट एपिकल, एंड जो यहाँ पे डॉट डॉट्स दिखाए हुए हैं, डॉट डॉट्स हैं आपके ये मेरिस्टेमेटिक जोन, और ये यहाँ पे छोटे ऐसे बर्ड्स की जैसी स्ट्रक्चर दिखाए हैं, ये ऑक्सिलरी बर्ड होगी, और ये आपके डिफरेंशिएटिंग वेस्कुलर टिश्यूज होंगे जो भी बनने ही लग रहे हैं।
ठीक है। सेम आप रूट में भी लेवलिंग याद रख लेंगे। ये आपका सेंट्रल सिलेंड्रिकल पोर्शन है, दिस इज योर कॉर्टेक्स वाला रीजन। देन आपका ये प्रोटोडर्म वाला पार्ट, ये जैसे बीच वाला देखो, सबसे बीच में क्या है आपका सिलेंडर, उसके Cylinder. बाहर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाहर आपका प्रोटोडर्म। Protoderm. नीचे वाले पार्ट में आओगे, देखो सिलेंडर का नीचे वाला पार्ट, इसको हम बोलेंगे आपका इनिशियल्स ऑफ सेंट्रल सिलेंडर। यहाँ से सेंट्रल सिलेंडर स्टार्ट हो रहा है, ये रीजन हो जाएगा। देन इनिशियल यहाँ से रूट कैप बननी स्टार्ट होगी, एंड नीचे की साइड आपकी रूट कैप होगी। जैसे यहाँ पे डॉट डॉट मेरिस्टेमेटिक जोन लिखवाया था, ऐसे ही इसको यहाँ पे रूट एपिकल मेरिस्टेम कर देना। एक दो बार इस डायग्राम को देखोगे याद हो जाएंगे लेवलिंग्स, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा ये, बट इग्नोर मत करना इन डायग्राम्स को, Yes. ठीक है। चलो आगे आ जाओ। परमानेंट इश्यूज, परमानेंट इश्यूज क्या होता है? परमानेंट इश्यूज हमें पता है सिर्फ वो सिर्फ क्या करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कभी डिवाइड नहीं करते। दे डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर। परमानेंट इश्यूज हैविंग ऑल सेल्स, जितनी भी सेल्स होंगी स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर होंगी, उनको हम बोलेंगे सिंपल टिश्यूज। मतलब परमानेंट इश्यूज दो टाइप के हो सकते हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट वो होंगे जो सिर्फ एक ही टाइप की सेल से मिलके बने होंगे, क्योंकि सारी की सारी सेल्स की स्ट्रक्चर फंक्शन सेम होगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स वाली जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू, वो टिश्यू होगा जो कि आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बना होगा। इसको ऐसे छोटा सा एक क्लासिफिकेशन करके लिख लो। परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू को शॉर्ट में पीटी लिख रही हूँ, ठीक है। ओके मैम। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन टाइप के होंगे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, Scale. स्क्लेरेन्काइमा। हमेशा स्क्लेरेन्काइमा से याद रखना कि ये डेड होता है। और कॉम्प्लेक्स में आएगा कौन? जाइलम Flowing. एंड फ्लोएम। याद रहेगा। Yes, ma'am. सिंपल में बोलते हैं कि सिंपल वाले क्या होते हैं, सिर्फ एक ही टाइप के सेल से मिलके बने होते हैं। ये तीन टाइप के होंगे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा को हम बोलते हैं दिस इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू, सबसे ज्यादा अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा अमाउंट में पैरेन्काइमा पाया जाता है। तो पैरेन्काइमा मेजर कंपोनेंट है ऑर्गन्स का, इसीलिए हम इसको मोस्ट अबंडेंट टिश्यू बोल देता है। क्वेश्चन भी आ जाता है कि सबसे अबंडेंट टिश्यू कौन सा होता है। इनकी शेप आइसोडायमेट्रिक होती है। आइसोडायमेट्रिक के अलावा इनकी शेप स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल, इलोंगेटेड भी हो सकती है। इनकी वॉल्स क्या होंगी? थिन होंगी एंड सेलुलोज से बनी होंगी। इनके बीच में बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस होगा, क्लोजली पैक्ड होंगे आपका। इनका फंक्शन क्या होगा? फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन। इंपॉर्टेंट है, फंक्शन याद रखना इनका, एंड मोस्ट अबंडेंट टिश्यू, ये 2 पॉइंट्स याद रख लेना। इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम है, ये भी याद रख लेना। डायग्राम से वैसे तो हम लोगों को पता चल ही जाता है। मैम इसकी शेप से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है? शेप से, बिकॉज शेप तो देखो बहुत सारी है ना यहाँ पे, तो शेप में तो हम लोग कंफ्यूज होंगे ही नहीं। आइसोडायमेट्रिक, पॉलीगोनल, ओवल, राउंड, बहुत सारी हो सकती है, कंफ्यूजन नहीं आएगा ना इसमें, यस मैम। क्योंकि यही अकेला एक सेल है जिसकी बहुत सारी शेप्स हो सकती है। तो ये डायग्राम देखो इसका, स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस इसके अंदर प्रेजेंट होता है, अलग अलग शेप्स इसके अंदर पाए जाएंगे। फंक्शन फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रेशन। कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा जनरली जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है ना, एपिडर्मिस, उसके इनर साइड में प्रेजेंट होता है। कोलेनकाइमा मोस्ट ऑफ द डाइकोट प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ पे पाया जाता है? Dicotyledon. क्या क्या? डाइकोट्स डाइकोटिलिडन प्लांट्स के अंदर, है ना। इट इज फाउंड आइदर एज अ होमोजीनस लेयर और इन पैचेस। ये आपका होमोजीनस लेयर्स के अंदर भी पाया जा सकता है और छोटे छोटे पैचेस के अंदर। पैचेस समझते हो? देखो होमोजीनस लेयर का मतलब है कि कॉन्टिन्यूस कवरिंग बनाएगा, ये वो चारों तरफ से कवर करके रखेगा, या फिर ऐसे पैचेस में भी प्रेजेंट हो सकता है ऐसे, ये मतलब है इसका।
टिश्यू पैचेस में भी हो सकता है और एक कॉन्टिन्यूस कवरिंग बना के भी रह सकता है। फिर इट कंसिस्ट ऑफ सेल, ये जो कॉलन कायम होता है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि ये ऐसी सेल से मिलके बना होता है जिस सेल के अंदर डिपोजिशन होता है सेलुलोज का, मतलब इसकी जो सेल्स होती है ना ऐसे हेक्सागोनल होती हैं एंड इसके हर एक पॉइंट पे ऐसे सेलुलोज का डिपोजिशन पाया जाता है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन का, इसके कॉर्नर्स पे, सेल्स के कॉर्नर्स पे डिपोजिशन पाया जाता है, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये जो इन्होंने रेड रेड से बनाया हुआ है ना, ये डिपोजिशन है। किस किस से बना है ये डिपोजिशन आपका? सेलुलोज, सेलुलोज और पैक्टिन। पैक्टिन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन से बना हुआ है। डायग्राम देके इसकी भी लेबलिंग आपसे पूछ लेते हैं। ये देखो इन्होंने लिखा है थिकेंड कॉर्नर्स है, ये पूरा अंदर ग्रीन वाला पार्ट इसका प्रोटोप्लाज्म है, सेंटर में लार्ज साइज का वैक्यूल है एंड ये बाहर इसकी सेल। तो क्या याद रखना है, कॉलन कायमा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एपिडर्मिस के बिलो साइड में प्रेजेंट होता है, डाइकोट्स के अंदर। होमोजीनस लेयर में भी हो सकता है और पैचेस में भी हो सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स जो कि थिक होती हैं कॉर्नर्स पे ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द सेलुलोज, ठीक है। एंड कॉलन काइमेटस सेल्स की शेप ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल हो सकते हैं एंड इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट हो भी सकता है, नहीं भी। जो सेल्स होती है इनकी एसिमिलेट करती है फूड व्हेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, जब इनके अंदर, क्योंकि इन्होंने बोला ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट हो भी सकता है, नहीं भी। और अगर क्लोरोप्लास्ट होगा तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस करेंगे तो फूड बनाएंगे, तो वही लिखता है फूड बना सकता है। इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है, जो कि हमें डायग्राम देख के पता चल रहा है, नहीं है ना इंटरसेलुलर स्पेस। यहाँ पे स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस था पैरेन्काइमा के अंदर, यहाँ पे नो इंटरसेलुलर स्पेस। अब इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है तो क्या काम करता है? मैकेनिकल सपोर्ट देता है, क्योंकि सेलुलोज की भी थिकनिंग है जिसकी वजह से इनके अंदर हार्डनेस बढ़ रही है की सेल्स में, तो मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करेंगे हमारी यंग स्टेम को और लीफ के पेटियोल को, यंग स्टेम और लीफ के पेटियोल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ। एक एक पार्ट आप लोग याद रख सकते हैं, बिकॉज डाइकोटिलेडन प्लांट्स है, बड़े साइज के प्लांट होंगे, उनके अंदर मैकेनिकल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। मैकेनिकल सपोर्ट क्यों दे पाता है? क्योंकि इनके पास थिकनिंग होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेल्स बन जाते हैं। इनके पास क्लोरोप्लास्ट होगा तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब एक मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं तो बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेस तो ऑब्वियसली नहीं हो सकते, बिल्कुल टाइटली पैक्ड होंगे, तभी कॉन्टिन्यूसली बनाएंगे एक लेयर, या पैचेस में भी हो सकता है प्रेजेंट। डन? Yes. One we have sclerenchyma. Sclerenchyma जो होता है ये आपका लॉन्ग नैरो सेल से मिलके बना होता है विद थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल। अब तक पहले और दूसरे वाले में सेल्यूलोज की थी, यहाँ पे लिग्निन की सेल वॉल पाई जाती है, क्योंकि स्क्लेरेंकाइमा एक डेड टिश्यू होता है, इट इज अ डेड टिश्यू। ये डेड क्यों बनता है? क्योंकि इनिशियली ये सेल लिविंग होता है, लेकिन अब हमें पता है सेल अपनी डिवाइड होने की कैपेबिलिटी लॉस करेगा, तब जाके वो परमानेंट बनेगा। तो स्क्लेरेंकाइमा के केस में क्या किया, सेल ने अपना सारा प्रोटोप्लाज्म रिमूव करा दिया था, सारा प्रोटोप्लाज्म लॉस्ट कर दिया अपने अंदर से, जिसकी वजह से वो बेचारा डेड बन गया। अब डेड बन गया, कोई नॉर्मल फंक्शन तो करा ही नहीं सकता, ये सिर्फ और सिर्फ क्या कराएगा, मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करेगा। स्क्लेरेंकाइमा वन एंड ओनली डेड टिश्यू होता है ये विदाउट प्रोटोप्लास्ट। यहाँ से भी स्टेटमेंट क्वेश्चन आ सकता है, डेड विदाउट प्रोटोप्लास्ट। लिग्निफाइड सेल वॉल होती है इसकी, लिग्निन से बनी होती है, छोटे छोटे गड्ढे होता है इसके अंदर, पिट्स होता है। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इनकी शेप में, स्ट्रक्चर में, ऑरिजिन में, डेवलपमेंट में वेरिएशंस की वजह से स्क्लेरेंकाइमा आगे दो पार्ट्स में हो सकती हैं, फाइबर्स और स्क्लेरेट्स। तो फाइबर्स होते हैं वो आपकी थिक वॉल्ड होती हैं, फाइबर्स थिक वॉल्ड होते हैं, इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड। देखो डायग्राम में देखो जरा, ये आपका फाइबर। अब यहाँ पे भी आपको डायग्राम देके ये पूछ लेंगे कौन सा फाइबर है कौन सा स्क्लेरेट है, तो फाइबर वाला देखने में लग रहा है ना ये थिक वॉल है इसकी, और पॉइंटेड है, इलोंगेटेड है। इसका जो सेंटर ल्यूमन वाला पार्ट है, ल्यूमन वाला पार्ट कैसा है, ब्रॉड है ना, बहुत सारा है इसमें, काफी स्पेस है। लेकिन अगर आप स्क्लेरेट में देखें, स्क्लेरेट के अंदर लिग्निन का डिपोजिशन बहुत ज्यादा दिख रहा है, ये जो पिंक पिंक कलर दिख रहा है ना, दिस इज लिग्निन, लिग्निन का डिपोजिशन जा रहा है, जिसकी वजह से जो उसका ल्यूमेन है वो बहुत ज्यादा नैरो हो गया है, ये छोटा हो गया है। यस मैम। हो रहा है नहीं? देखो लाइन क्या लिखता है, जो फाइबर्स होता है थिक वॉल, इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड सेल। डायग्राम से देखिए हमें पता है, जनरली अकर्स इन ग्रुप इन वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के बहुत अलग अलग पार्ट्स में पाया जा सकता है। स्क्लेरेट की शेप
स्फेरिकल और ओवल है, इसकी इलोंगेटेड और पॉइंटेड है। स्फेरिकल, ओवल, सिलिंड्रिकल, हाईली थिकन डेड सेल्स है, बहुत ज्यादा थिकनिंग प्रेजेंट है, विद वेरी नैरो ल्यूमेन। नैरो था ना इसका ल्यूमेन एज कम्पेयर टू द फाइबर, Yes, ma'am. वही इन्होंने बता दिया, विद नैरो ल्यूमेन। दीज आर कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट वॉल्स, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ये वाले जो आपके स्क्लेरेंकाइमा है, कहाँ कहाँ पे पाया जा सकता है? फ्रूट वॉल्स ऑफ नट, नट की जो फ्रूट वॉल्स होती है उसके अंदर पाया जा सकता है, जो गुआवा का पल्प वाला पार्ट होता है उसके अंदर, पियर के अंदर पाया जा सकता है, सपोटा के जो सीड्स होता है उसके अंदर, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, या फिर आपका जो टी लीव्स होती है उसके अंदर। डायरेक्ट एग्जाम्पल से रखना, सिंपली पूछ लेंगे इनके अंदर कौन सा परमानेंट टिश्यू पाया जाता है जिसकी वजह से इतने ज्यादा हार्ड होता है। नट्स, नट्स की बाहर की वॉल कितनी हार्ड होती है। अब आप बोलोगे मैम गुआवा में तो कुछ हार्ड नहीं होता, गुआवा बहुत तो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, कुछ गुआवा बहुत ज्यादा हार्ड होता है, खाए भी नहीं जाता है, वो नाइफ से भी काटना बड़ा मुश्किल Yes. होता है। वो किसकी वजह से? स्क्लेरेंकाइमा की वजह से। पियर, वो भी ऐसे ही सपोता, ऐसे ही जो सीड कोट होता है लेग्यूम्स का, दालों का जो ऊपर वाला सीड कोट होता है, ठीक है, मैकेनिकल Yes. सपोर्ट देने का काम करेंगे बिकॉज एक डेड टिश्यू। यहाँ तक डन सबको? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. एक बार थम्स अप देकर हैंड रेज करके बताओ कितने बच्चे एक्टिव है अभी क्लास में। आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन सा टिश्यू था? Xylem and phloem. इन टाइप से सेल से ज्यादा है। क्या शिवम? मैम कुछ नहीं। मैं, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सेल से मिलके बने होंगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. The complex tissues are made up of more than one type of cells and these work together as a unit. जाइलम एंड फ्लोएम दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनाते हैं। जाइलम का काम हम लोगों को पता ही है, क्या करता है? कंडक्टिंग टिश्यू है वाटर का, जिसके बारे में हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर में कल फिनिश भी करेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में कैसे ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। एंड मिनरल्स, वाटर सो मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करेगा, कहाँ से कहाँ करेगा? रूट से ऑब्वियसली वाटर को एब्जॉर्ब करती है, रूट से स्टेम और लीव्स तक करेगा। इसके साथ साथ ही प्लांट के पार्ट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देने का काम करेगा। ये आपकी 4 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से मिलके बना होता है, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। इसमें से कौन कौन सा लिविंग होता है, कौन कौन सा डेड होता है? मैम ट्रैकेट्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर्स डेड होते हैं और जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है। तो देखो आउट ऑफ द 4, 3 आर डेड, एक लिविंग है सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा। तो जाइलम को मैं मोस्टली डेड टिश्यू बोल सकती हूँ। यस मैम। Yes, ma'am. मोस्टली डेड, क्योंकि ये तीनों के तीनों डेड हैं। लिविंग कौन है? जाइलम पैरेन्काइमा। Yes. जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं दे लेक वेसल्स इन देयर जाइलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हाईलाइट करो। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर वेसल्स नहीं होते। क्वेश्चन आता है 101% यहाँ से। ये क्वेश्चन प्लांट किंगडम से सोच लो कि प्लांट किंगडम से भी माना जाता है क्वेश्चन और इस चैप्टर से भी माना जाता है। अब इसको याद कैसे रखोगे? जाइलम्स के पास वेसल्स, जिम्नोस्पर्म्स के पास वेसल्स नहीं है, कोई ट्रिक बनाओ उसकी। मैम क्योंकि जिम्नोस्पर्म ज्यादा डेवलप्ड नहीं है तो इसमें ये नहीं होगा। जिम्नोस्पर्म ज्यादा डेवलप तो है बेटा, बस सीड्स ही तो नहीं है। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में क्या डिफरेंस है? हाँ मैम, बस सीट का ही है ना, तो वही मैम वही ले लेंगे ना। के पास वेसल्स,
वेसल, जिम्नोस्पर्म को जिम से याद रख सकते हो? यस मैम। जिम में डंबल्स होता है, तो जिम में डंबल्स होते हैं, वेसल्स नहीं होते। वेसल्स का मतलब हो गया, वेसल्स, वेसल्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? मैम पाइप जैसा। मैम पाइप लाइक पाइप। स्ट्रक्चर्स, है ना, पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स। तो जो एक अच्छा जिम होता है ना, उसके अंदर वेसल्स नहीं होते, उसके अंदर प्रॉपर डंबल्स होता है। याद रख सकते हो ऐसे, जिम्नोस्पर्म लाइक वेसल्स बिकॉज इट हैज अ प्रॉपर डंबल। ठीक है, याद रख। सिर्फ जिम्नोस्पर्म के अंदर वेसल्स नहीं है। ट्रैकिट्स जो होता है हमारे पास, वो कैसे होता है? इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। जो ट्रैकिट्स हैं, इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स हैं, थिक और लिग्निफाइड वॉल्स होती है, एंड इनके पास एक टैपिंग एंड होता है। टैपिंग बिल्कुल पॉइंटेड एंड। मैम वॉइस नहीं आ रही है। यस मैम। मैम दोबारा बता दो। जो आपका ट्रैकेट्स होता है वो ट्यूब लाइक सेल्स होता है विद थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स एंड टेपरिंग एंड। बच्चों मेरे को 5 मिनट देना, आप लोग मेरे को एक डेटा शेयर करना है जस्ट अभी, तब तक आप इस वाले पैराग्राफ को पढ़ो एक बार। ओके मैम। क्या बच्चे? अच्छा एक सेकंड, मेरे को इतने आप लोगों में से ये बताएगा कि अभी आप लोग जो बच्चे हैं ड्रॉपर वाले से, उसमें से एससी वाले कैटेगरी वाले बच्चे कितने हैं अभी जो रेगुलरली क्लास में आ रहे हैं? कृतिका और प्रेरणा। संध्या नहीं है अभी क्लास में? और पूजा? मैम जनरल। अच्छा जनरल। एंड तिशा? कृतिका और प्रेरणा, आप दोनों ने एक बार क्लास के बाद रुकना, ठीक है? चलो।
तो देखो हमने क्या क्या याद किया अभी तक। जाइलम कंडक्टिंग टिश्यू है, वाटर और मिनरल्स कंडक्ट करेगा, ठीक है। इसके साथ साथ ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करेगा। इसके अंदर 4 एलिमेंट्स होते हैं, ट्रैकेट वेसल, जाइलम फाइलम, जाइलम पैरेन्काइमा। जिम्नोस्पर्म के अंदर वेसल्स नहीं होते। ट्रैकेट जो होता है ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं, थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स होती है, पॉइंटेड एंड्स उसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब ट्रैकेट्स क्या है भाई, डेड है। क्यों डेड है? विदाउट प्रोटोप्लास्ट है, बिकॉज ये इसकी जो इनर लेयर होती है उसके अंदर भी थिकनिंग जो होती है वो वेरी कर सकती है। किसी के अंदर ज्यादा थिकनिंग हो सकती है, किसी के अंदर कम थिकनिंग हो सकती है। अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म्स की, एंजियोस्पर्म्स के अंदर ट्रैकेट्स और जो वेसल्स होते हैं ये मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट है। अब देखो यहाँ पे इशिका ने पूरा हाईलाइट किया हुआ है। अगर किसी ने अब तक हाईलाइट नहीं किया हुआ ना, तो आप देखो इसको क्या कैसे हाईलाइट करोगे। इसमें से सिर्फ और सिर्फ आप लोग हाईलाइट करोगे ये वाला पॉइंट, जिम्नोस्पर्म लेक वेसल्स इन देयर जाइलम, पहला पॉइंट ये हाईलाइट करोगे। देन ये वाला हाईलाइट करोगे कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर, सॉरी एंजियोस्पर्म द फ्लावरिंग प्लांट, ट्रैकेट्स और वेसल जो होता है मेन ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं। मैम आपकी आवाज गई। अरे यार आज आवाज में क्या हो रहा है? मैम अब आ गई। तो अगर हाईलाइट करते हैं हम इस चैप्टर में से पॉइंट्स को, तो इन 2 पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं ना, क्योंकि भाई जाइलम वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करता है, रूट से स्टेम, ये चीज तो हमें पता ही है, हम भूलने वाले नहीं है। हाईलाइट वो चीज किया करो कि जिसपे मतलब हाईलाइट करने का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले इस पे फोकस जाए, इस वाले पॉइंट को भूले ही ना, ये माइंड में रह ही रहे हमारे, कि जिस पार्ट को भूल जाते हैं उसको ही तो लिखते हैं। स्टिकी नोट्स क्यों बनाते हैं हम लोग? इसीलिए स्टिकी नोट बनाते हैं, डेटा हम भूलते हैं तो स्टिकी नोट पे सारी चीजें नहीं लिखते ना हम लोग। नो मैम। तो इसलिए इम्पोर्टेंट को हाईलाइट करके चला करो कि जो हमें याद रखना ही रखना है। तो ये 2 पॉइंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वेसल्स होता है यहाँ पे आपका, वेसल्स एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब है। ट्रैकेट कैसा था? पॉइंटेड था। वेसल सिलिंड्रिकल है, मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, जिसको हम बोलते हैं वेसल मेंबर। बहुत सारे सेल से मिलके बना है, इसका मतलब वेसल्स मल्टी सेलुलर है। लिग्निफाइड की वॉल्स होगी इसके पास भी, और एक लार्ज सेंट्रल कैविटी इसके अंदर प्रेजेंट होगी। एंड द वेसल सेल्स जो होता है इसके पास भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, इसलिए ऑब्वियसली ये भी क्या है, डेड है। बहुत सारे वेसल्स मेंबर्स, क्योंकि वेसल्स जो है छोटे छोटे सेल से मिलके बना है, वो सारे के सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल, मतलब एक वेसल मेंबर ये, दूसरा वेसल मेंबर ये हो गया, थर्ड ये, इनकी वॉल्स यहाँ पे बीच में परफोरेशन हुआ और ये कनेक्टेड हो गए, तब जाके एक कॉमन वेसल मेरे पास बनता है, इसको बोलते हैं परफोरेशन। बहुत सारे वेसल मेंबर से कैसे एक कॉमन वेसल बन के आता है। और वेसल्स, प्रेजेंस ऑफ वेसल्स एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? एंजियोज। तो अब हाईलाइट इस वाली लाइन को करोगे ना, 3 इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स बताए, कौन कौन सा? जिम्नोस्पर्म वाला, लैक ऑफ वेसल। वेसल्स, जिम्नोस्पर्म लेक वेसल्स, फ्लावरिंग प्लांट्स का मेन कंडक्टिंग एलिमेंट ट्रैकेट्स एंड वेसल्स, ट्रैकेट्स और एंड फ्लावरिंग वेसल्स। प्लांट के अंदर ही जो वेसल्स होता है उसका प्रेजेंस ऑफ वेसल कैरेक्टरिस्टिक। भाई देखो, जिसको ये याद रह जाएगा जिम्नोस्पर्म के अंदर वेसल्स नहीं होते। मैम आवाज गई। मैम फिर वॉइस नहीं आ रही। आदि हो क्या रहा है? रुको एक बार ना, मैं माइक की सेटिंग एक बार चेक कर रही थी। नो मैम नहीं आ रही। नो मैम। नो मैम। नो मैम। मेरी वॉइस नो मैम। पहले तो आ रही थी, जब तो नहीं आ रही। तो बिल्कुल नहीं आ रही मैम। आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। नहीं आ रही, नहीं आ रही। तो मैम मैम नहीं आ पहले तो थोड़ी बहुत आ भी रही थी, अब तो बिल्कुल ही नहीं आ रही। आ रही है मैम। दोनों होते हैं। आइए भी Yes, यस मैम आई मैम आ रही लीव करके ज्वाइन कर लूँ, लीव करके। okay, है। का डब्बा उससे क्या लेते हैं प्रोडक्ट के लिए।
सरस्वती आपका माइक म्यूट कर लीजिए। अब आ रही है? यस मैम। यस Yes, मैम। मैम। ये आ रही है बिल्कुल, ये कट कट के आ रही है? मैम सही आ रही मैम है। मैम अच्छी क्लियर आ है। रही आ रही मैम। है। ये अब जिम्नोस्पर्म्स के अंदर तो वेसल्स नहीं होते, तो एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर मानते हो किसको बोलते हैं कि भाई इसके प्रेजेंस होने की वजह से हम इसको मानेंगे कि हाँ ये एंजियोस्पर्म ही होगा, कैरेक्टराइज कर सकते हैं जिसके बेसिस पे इसके अंदर वेसल नहीं है, एंजियो। एंजियोस्पर्म हो गया कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद। यस मैम। अब सबसे पहले हमने ट्रैकेट्स पढ़ लिए, वेसल्स पढ़ लिए। ट्रैकेट्स कैसे थे? पॉइंटेड थे, थोड़े से लॉन्गेटेड थे, और वेसल सिलेंड्रिकल थे। जाइलम फाइबर कैसे है? जाइलम फाइबर भी ऑब्वियसली डेड है, विदाउट प्रोटोप्लास्ट है ये भी। तो जाइलम फाइबर्स ये भी थिक वॉल्स होगी इनके पास, ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ह्यूमन, ये लाइन को याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन में देखा है मैंने पीवाईक्यू में। ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ह्यूमन होता है, बहुत सारा सेंट्रल ह्यूमन के पास भरा रहता है। इनकी वॉल सेप्टेट भी हो सकती है, एसेप्टेट। अब ये सेप्टेट एसेप्टेट कौन से वाला? वो माइसीलियम वाला, बीच में सेपरेशन वॉल है तो सेप्टेट, वॉल नहीं है तो एसेप्टेट। एक्सेप्ट। जाइलम पैरेन्काइमा, वन एंड ओनली लिविंग टिश्यू, सेल वॉल सेलुलोज की बनी होगी। फूड को स्टोर करके रखेंगे ये किस फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में और फैट की फॉर्म में, और कभी कभी टैनिन्स की फॉर्म में भी रख सकते हैं। ये रेडियल कंडक्शन कराता है वाटर का, टेक प्लेस बाय द रे पैरेन्काइमेटस सेल्स। इस लाइन को याद रख लेना लास्ट वाली। वाटर का कंडक्शन होता है रेडियल, नीचे से ऊपर की साइड वाटर कंडक्ट जाता है। तो पढ़ेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में कि रेडियल कंडक्शन होता कैसे है, एडहेशन कोहेशन वाला टेक्निक आएगा। यस गुंजन? मैम आपने ओब्लिटरेटेड सेंट्रल ह्यूमन का मतलब क्या बताया? ऑब्लिटरेटेड मतलब बहुत सारा सेंट्रल ह्यूमन भरा पड़ा है। मैम ओब्लिटरेटेड मतलब तो ये होगा ना कि फिनिश हो गया। ऑब्लिटरेटेड का मतलब, मैम। ऑब्लिटरेटेड का मतलब ये होगा कि इसके अंदर ना जो प्रोटोप्लाज्म था वो फिनिश हो गया है, तो सेंट्रल ह्यूमन भरा पड़ा है बहुत सारा, प्रोटोप्लाज्म फिनिश। अब ये इनके पास इतना सारा ल्यूमन क्यों होता है? क्योंकि प्रोटोप्लाज्म लॉस्ट कर देते हैं अपना, तभी तो डेड बनता है ना। ओके मैम। क्लियर? रेडियल कंडक्शन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, इसमें ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पे पढ़ेंगे। डन? आगे आ जाओ। अब आता है कि भाई जो हमारे पास जाइलम होता है वो भी दो टाइप से हो सकता है, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम। इसको भी हाईलाइट कर लो, इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। प्रोटो का मतलब होता है जो पहले बनता है, और मेटा जो बाद में बनता है। जो सबसे पहले जाइलम बनेगा उसको बोलेंगे प्रोटोजाइलम, और जो बाद में बनेगा उसको बोलेंगे मेटाजाइलम। ठीक है? इन स्टेम्स, अगर हम स्टेम में बात करें, स्टेम के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। प्रोटोजाइलम जो होता है वो सेंटर की साइड प्रेजेंट होता है स्टेम में। प्रोटोजाइलम मतलब पहले। अब इसको याद रखने का तरीका, स्टेम के अंदर प्रोटो जो पहले बनता है, तो इसका मतलब स्टेम के अंदर जब जाइलम बनता है ना, सबसे पहले सेंटर में बनता है, फिर पेरीफेरी की साइड बनता है। सबसे पहले सेंटर में बनता है, फिर पेरीफेरी की। तो पहले सेंटर वाला बन रहा है, तो पहले कौन सा बनेगा? सेंटर में प्रोटोजाइलम आ जाएगा, और बाहर बाहर मेटाजाइलम आ जाएगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एंडार्च। एंडार्च मतलब अंदर से बनना शुरू हो रहा है, अंदर बनना शुरू हो रहा है। तो अंदर की साइड प्रोटो होगा, बाहर की साइड मेटा होगा स्टेम के अंदर। और रूट्स के अंदर जाइलम जो होता है वो कहाँ से? बाहर से बनना शुरू होता है। उसके पीछे का लॉजिक पता है क्या होता है? क्योंकि भाई जाइलम का काम है वाटर को कंडक्ट करना, तो जाइलम वाटर लेके आएगा। तो बाहर सबसे पहले उसको कहाँ चाहिए? रूट हेयर्स के पास ही तो चाहिए ना उसको, सबसे पहले जाइलम बने। तो रूट हेयर्स के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब करके जाइलम से धीरे धीरे अंदर तक आएगा वाटर। यस मैम। हमें पहले जाइलम कहाँ चाहिए? पहले हमें रूट हेयर्स के पास चाहिए, नहीं चाहिए? रूट हेयर्स पेरीफेरी पे होते हैं, तो इसलिए सबसे पहले जाइलम जो है वो कहाँ बनेगा? पेरीफेरी पे बनेगा। सबसे पहले एक्सार्च कंडीशन बाहर की साइड बनेगा रूट्स में, और स्टेम के अंदर तो भाई बाद में चाहिए, क्योंकि स्टेम तक तो लेके जाना है हमें सिर्फ। क्लियर? यस मैम। यस। यस मैम। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना? भाई सिंपल है, रूट है, वाटर कंडक्ट करता है वो,
वाटर एब्जॉर्ब करता है। रूट हेयर तो पहले हमें क्या चाहिए, रूट हेयर्स के पास बनाए ना। अब आप खुद सोचो, ये मेरे पास ऐसे रूट की एनाटॉमी है, बाहर रूट हेयर, मैंने पहले बीच में बनवा दिए जाइलम, क्या फायदा है जाइलम यहाँ तक बनवाया, वाटर यहाँ से यहाँ तक कैसे आएगा। तो पहले तो मेरे को यहाँ से चाहिए ना कि भाई पहले यहाँ से बनी, यहीं से कंडक्शन ऊपर करना शुरू कर दें, यस मैम। है ना। तो इसलिए पहले चाहिए कि भाई पहले पेरीफेरी पे बने फिर सेंटर में बनते हुए हैं। इसलिए स्टेम के अंदर एंडार्ज कंडीशन और रूट्स के अंदर एक्सार्ज कंडीशन। सॉर्टेड। यस मैम। अब आ जाओ फ्लोएम पे। फ्लोएम का काम होता है फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना, कहाँ से कहाँ, लीफ से प्लांट के दूसरे पार्ट तक ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। लीफ से दूसरे पार्ट, क्योंकि फूड कहाँ बनेगा, लीव्स के अंदर ही तो बनेगा ना। और हमने देखा था कि जो जाइलम होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है हमेशा, यस मैम। और फ्लोएम बाई डायरेक्शनल शो करता है। तो लीफ से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फ्लोएम जो होता है एंजियोस्पर्म्स के अंदर किससे मिलके बना होता है, सीड ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। अब ये 4 है, देखो कौन कौन सा, रिपीट करो। सीड ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। फाइबर्स। जाइलम मोस्टली डेड था ना, क्योंकि 3 डेड थे, Yes, ma'am. एक लिविंग था। ये मोस्टली लिविंग है, क्यों, ऊपर वाले 3 लिविंग है लिविंग है, और ये बेचारा एक डेड है। डेड है, डेड। तो हम फ्लोएम को क्या बोलेंगे, मोस्टली लिविंग, और जाइलम को मोस्टली डेड। डेड। याद रखने का तरीका, भाई जिसके पास फूड होगा वही तो जिंदा रह सकता है, सिर्फ पानी से जिंदा थोड़ी ना रह जा सकता है। फ्लोएम के पास फूड है इसलिए वो जिंदा है, और जाइलम बेचारे के पास पानी है इसलिए वो मर जाता है। ठीक है। यस। अब हमने वहां पे देखा था कि भाई वहां पे भी जिम्नोस्पर्म बीच में आके एक एक्सेप्शन केस दे रहा था हमें कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर वेसल्स नहीं होते। यहाँ पे भी आ गए एक्सेप्शन देने के लिए कि भाई जिम्नोस्पर्म जो होता है ना, जिम्नोस्पर्म की जो सीव ट्यूब्स है उनको सीव ट्यूब्स ना बोल के कम एल्ब्यूमिनस सेल्स बोलेंगे। एल्ब्यूमिनस सेल्स हैव एल्ब्यूमिनस, मतलब उनकी, सॉरी सीव ट्यूब्स नहीं, कंपेनियन सेल्स को बोलते हैं कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स को बोलते हैं ना, हाँ कंपेनियन सेल्स को ही बोलता है। इनकी जो कंपेनियन सेल्स है उनको एल्ब्यूमिनस सेल्स बोलेंगे। दे लेक सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। अभी किसकी बात कर रहे हैं, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स इनके पास नहीं है, जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं। वहां पे जिम्नोस्पर्म्स के पास वेसल्स नहीं थे, यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स के पास सीव ट्यूब नहीं है, और कंपेनियन सेल्स के नाम पे एल्ब्यूमिनस सेल्स आ गए। ठीक है, कंपेनियन सेल्स नहीं है, उनकी जगह पे एल्ब्यूमिनस सेल्स है। तो जिम्नोस्पर्म का वहां पे भी एक्सेप्शन रखोगे, यहाँ पे भी। और इसका बेस्ट तरीका देखो, मैंने आप लोगों को एक चीज सिखाई है कि जब भी हम कुछ भी पढ़ते हैं तो उसके बाद सारी नोटबुक्स वगैरह बंद करके एक रफ पेज लेके बैठो और जितना माइंड में है वो सारा लिख डालो। तो अगर मुझसे कोई बोले कि जो मैंने अब तक सीखा मैं उसको लिखूं, तो मैं कैसे लिखूंगी, एक साइड में जाइलम लिखूंगी, एक साइड में फ्लोएम लिखूंगी, है ना। तो मैं जाइलम में सबसे पहले क्या आता है, जाइलम में ब्रैकेट्स, वेसल्स किसके अंदर एब्सेंट, एब्सेंट है जिम्नो, और ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एंजियोस्पर्म का। किससे बना है, वेसल से। एंड ट्रैकेट्स एंड वेसल्स दोनों के दोनों मोस्ट कॉमन कंडक्टिंग टिश्यू है, कॉमन कंडक्टिंग टिश्यू किसके अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर। ये इलोंगेटेड होता है और वेसल सिलेंड्रिकल होता है। जब आपको वो चीज में बोलते तो इसी वे में लिखते हो, नहीं लिखते हो आप लोग, ऐसे ही फ्लोएम लिखते हैं हम। फ्लोएम के अंदर क्या लिखते हो सबसे पहले, सीव ट्यूब। तो सीव ट्यूब के आगे क्या लिख दोगे, एब्सेंट
जिम्नोस्पर्म्स। फिर कंपेनियन लिखोगे, कंपेनियन को क्या लिखोगे? कॉल्ड एल्ब्यूमिनस albuminous cells in जिम्नो। gymnosperm. ये सब चीजें तो पढ़ा हमने अब तक। यस मैम, सीव ट्यूब को भी सीव सेल्स बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स में। हाँ, सीव ट्यूब को भी सीव सेल्स, मतलब इसके पास सीव ट्यूब को कंपेनियन सेल्स की जगह सीव सेल्स और एल्ब्यूमिनस सेल्स। ठीक है। अब जो सीव ट्यूब एलिमेंट है कैसे दिखते हैं? सीव ट्यूब एलिमेंट जो है ये भी हमारे पास लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, अरेंज लॉन्गिट्यूडनली एसोसिएटेड विद द कंपेनियन सेल्स। अब भाई ये कंपेनियन सेल से क्यों चिपक के बैठी है? क्योंकि कंपेनियन सेल्स इनके सिस्टर्स की तरह काम करता है, बिकॉज सीव ट्यूब्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता। अब न्यूक्लियस नहीं है तो क्या करेंगे? न्यूक्लियस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कराता है, पूरा कोऑर्डिनेटर होता है। तो भाई इसके पास न्यूक्लियस नहीं है तो इसको कंट्रोल कौन करेगा? कंपेनियन सेल। इसीलिए इसको सिस्टर सेल्स बोलता है। किसको? कंपेनियन सेल को। देखो लाइन पढ़ो फिर समझ आएगा। सीव ट्यूब एलिमेंट जो होता है वो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होते हैं। लॉन्गिट्यूडनली मतलब ऐसे अगर सीव ट्यूब है तो भाई इसके पास ही प्रेजेंट होंगे हमेशा कंपेनियन सेल्स। ये नहीं कि यहाँ सीव ट्यूब बैठे हैं यहाँ कंपेनियन सेल्स बैठे हैं, ऐसे कभी नहीं होंगे, क्लोजली एसोसिएटेड। क्यों? बिकॉज सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं है। इनकी जो एंड वॉल्स होती है ना वो आपस में परफोरेटेड होती है इन अ सीव लाइक मैनर टू फॉर्म द सीव प्लेट्स, मतलब एक दूसरे से आपस में अटैच्ड होती है, जैसे एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है इस टाइप से। अब मैच्योर सीव एलिमेंट, एक मैच्योर सीव एलिमेंट के पास पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है एंड लार्ज वैक्यूल होता है, बट लेक आर न्यूक्लियस। इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियस नहीं होता इसके अंदर। फंक्शन क्या है सीव ट्यूब एलिमेंट का? तो इसका जो फंक्शन है वो कौन कंट्रोल करेगा? कंपेनियन सेल्स का न्यूक्लियस करेगा। इसीलिए कंपेनियन सेल्स को इनकी सिस्टर सेल्स भी माना जाता है। कंपेनियन सेल्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स है, जो किससे क्लोजली एसोसिएटेड है? सीव ट्यूब। वही देखो ऊपर भी ये लाइन लिखी है, नीचे भी सेम लाइन लिख दिया। सीव ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं छोटे छोटे पिट्स के थ्रू, जो इनकी लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स के बीच में होंगे, ऐसे छोटे छोटे पिट्स होंगे इनके बीच में। द कंपेनियन सेल्स जो होते हैं मेंटेन कराते हैं प्रेशर ग्रेडियंट इन द, इस लाइन को इंपॉर्टेंट, सीव ट्यूब्स के अंदर जो प्रेशर ग्रेडियंट है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। फिर सीव ट्यूब एलिमेंट डन, कंपेनियन सेल्स। उसके बाद फ्लोएम पैरेनकाइमा। फ्लोएम पैरेनकाइमा है, लिविंग है, इलोंगेटेड होगा, टेपरिंग सिलिंड्रिकल होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा। सेल वॉल साइटोप्लाज्म से मिलके बनी होगी, तो सारी कॉमन सी चीजें हैं। फ्लोएम पैरेनकाइमा, देखो जाइलम पैरेनकाइमा का भी काम क्या था? फूड स्टोरेज का। यहाँ पे भी फूड स्टोरेज का काम है। कुछ सब्सटेंसेस को रेजिन, लेटेक्स, म्यूसिलेज इनकी फॉर्म में स्टोर करके रख सकता है ये। अब ये लाइन हाईलाइट करो भाई, जो फ्लोएम पैरेनकाइमा है वो मोनोकोट्स में एब्सेंट होता है, क्योंकि मोनोकोट ऑलरेडी छोटे छोटे प्लांट्स हैं, उनको ज्यादा फूड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो हमको क्यों फूड स्टोरेज चाहिए? नहीं चाहिए हमें एक स्टोरेज बॉडी की जरूरत वहां पे, तो इसलिए फ्लोएम पैरेनकाइमा एब्सेंट होगा मोनोकोट। जैसे मोनोकोट के अंदर कैसे सीड्स पाए जाते हैं? एंडोस्पर्मस या नॉन एंडोस्पर्मस? नॉन एंडोस्पर्मस ना। क्यों नॉन एंडोस्पर्मस पाया जाता है? क्योंकि, या फिर एंडोस्पर्मस पाया जाता है? भाई देखो मैंने एक सिंपल सी चीज बताई थी, लोग कंफ्यूज क्यों हो जाते हो? छोटे प्लांट है, सारा का सारा एंडोस्पर्म यूज नहीं कर पाते, बच जाता है उनके पास, इसलिए वो एंडोस्पर्मस है। डाइकोट्स वाले बड़े साइज के होते हैं, ज्यादा फूड चाहिए ग्रो करने के लिए, तो सारा का सारा यूज कर लेते हैं, बचता ही नहीं है कुछ एंडोस्पर्म, तो नॉन एंडोस्पर्मस। ओके मैम। इतनी बेसिक बेसिक सी चीजें भूलोगे तो फिर तो जो है स्टार्टिंग में चैप्टर करा दिए हैं, जेनेटिक्स करा दिया है और ये सारे, वो तो सब सफा होंगे, बिल्कुल नाम भी नहीं याद होगा चैप्टर्स का। बच्चा एक चीज मैंने आपको बोला है कि नया पढ़ो या मत पढ़ो, चाहे पढ़ो ही मत नया, पुराना जरूर, जितना पढ़ चुके हो ना उसको रिवाइज करो, नहीं तो जो आज पढ़ रहे हो कल जाके वो भी भूल ही जाना है। रिवाइज नहीं करोगे तो क्या फायदा है फिर आज हम लोग 1-1.5 घंटा वेस्ट कर रहे हैं जब हमें कल भूलना ही है। आप खुद सोचो, कुछ फायदा है? ये तो वही बात हो गई कि आप लोग पूरा दिन मेहनत कर रहे हो एंड मेहनत करके आप कुछ पैसे कमा रहे हो,
उसको सेम डे खर्च कर डाल रहे हो। कल आपको बाय चांस जाके कल आपकी तबीयत खराब हो गई, कुछ भी हो गया, आप पैसे नहीं कमा पाए, तो क्या बचेगा आपको खर्च करने का? कुछ भी नहीं बचेगा, जीरो। कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर ही नहीं रहे हो अगर आप लोग, है कुछ फायदा? तो आज पढ़ने का फायदा है हमारा नया कुछ? अगर हम कल वाला भूल गए हैं तो आज वाला फिर हम कल देखेंगे, तो कल हम आज वाला भूल जाएंगे, तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं फिर? कोई नया चैप्टर खुद से पढ़ने के लिए अब आपको नहीं देती मैं, डीपीपी तक करने के लिए नहीं देती। अब सिर्फ क्या बोला हुआ है, जो क्लास में टीचर्स पढ़ाए हैं उसको रिवाइज करो, बस सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करो। जो पुराना पढ़ चुके हैं उससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते चले जाओ, नहीं तो सच्ची कोई फायदा नहीं बच्चों किसी भी चीज का। आया समझ में? चलो, यस साइटोप्लाज्म हो गया, सेल वॉल जो है, न्यूक्लियस, ये सब तो हमने देख लिया। फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकोट्स के अंदर, फ्लोएम फाइबर्स वही डेड है, ये तो स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ है। और ये आपका कहाँ पे एब्सेंट होता है? प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होता है। दे आर जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम बट सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर पाया जाता है। इस लाइन को हाईलाइट करना। फ्लोएम फाइबर जो होता है प्राइमरी फ्लोएम के अंदर एब्सेंट होगा, सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर पाया जाएगा। इलोंगेटेड होगा, अनब्रांच होगा, पॉइंटेड होगा, निडल लाइक होगा। सेल वॉल जो होगी वो क्वाइट थिक होगी, मेच्योरिटी पे अपना प्रोटोप्लाज्म लॉस्ट कर देता है, इसी की वजह से डेड बन जाता है। फ्लोएम फाइबर, ये वाली लाइन हाईलाइट कर लेना। जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प के अंदर जनरली कमर्शियली यूज किया जाता है। पहले बनने वाला फ्लोएम प्रोटो, बाद में बनने वाला मेटा, है सेम चीजें। यस मैम। तो आज इसको फिर यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हमारे पास बचेगा क्या? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। 2 लेक्चर लगेंगे इसमें, 2 लेक्चर में चैप्टर फिनिश। और ये चैप्टर ना बच्चों देखो एक ऐसा चैप्टर है, लाइक इसमें से ना आप पढ़ लोगे इसको अच्छे से, मतलब इजी चैप्टर इसको मान के चलता है। जैसे मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर था, मॉर्फोलॉजी वाला जो होमवर्क था मैंने आप लोगों को दिया था, कब दिया था मैंने? फ्राइडे में, है ना? कर लिया होगा, तो मंडे हो गया। यस मैम। यस मैम। कितने बच्चों ने किया ऑनेस्टली बताना हैंड रेज करके। तो उस चैप्टर में आपको डिफिकल्ट जब पीवाईक्यूज करे तब लगा होगा ना कि यार बहुत ही ज्यादा अलग अजीबो गरीब क्वेश्चन दे रखे, है ना? तो इट्स बेटर कि हम उस पे ज्यादा टाइम कंज्यूम ना करके हम ऐसे चैप्टर पे ज्यादा टाइम कंज्यूम करें जो इजी है चैप्टर। क्योंकि देखो ना बच्चे क्या करते हैं ना, जनरली उस चैप्टर पे फोकस करते हैं जिस चैप्टर में से 5 या 6 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, लेकिन उस 5 या 6 चैप्टर, वो चैप्टर डिफिकल्ट होगा गारंटेड, तभी नीट उसमें से 4 या 5 मतलब ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन दे रहा है। इट्स बेटर, एक चैप्टर पढ़ने में हमको लग रहा है 2 हफ्ते लग जाएंगे, ऑब्वियसली बात है, लगेंगे नहीं लगेंगे, और हम उसके अलावा जो चैप्टर दो जिस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, किस चैप्टर में से 1 क्वेश्चन आ रहा है, हम उन चैप्टर्स को छोड़ देते हैं। तो 1 हफ्ते में मैं वो डिफिकल्ट चैप्टर, मतलब 2 वीक्स मान लो, 2 वीक्स में वो डिफिकल्ट चैप्टर नहीं कर पा रही हूँ, चलो मैंने कर भी लिया, तब भी मैं जब मैं क्वेश्चन कर रही हूँ मुझसे नहीं हो रहा है, तो इट्स बेटर कि मैं वो वाले चैप्टर कर लूं, मतलब 2-2 क्वेश्चन वाले, जहां से 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 चैप्टर कर लूं, 8 क्वेश्चन वहां से हो जाएंगे मेरे कवर, जिसे पढ़ के क्वेश्चन भी हो जा रहे हैं। तो कौन सा बेनिफिट है, डिफिकल्ट वाला करें या इजी वाला करें? इजी वाले में नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन है कि भाई एक बार चैप्टर पढ़ लिया तो क्वेश्चन हो ही जाएंगे। इस चैप्टर में गारंटेड बात है एनसीईआरटी के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अच्छे से एक बार चैप्टर पढ़ लियो तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। मॉर्फोलॉजी में से हो सकता है, मॉर्फोलॉजी वाला मतलब हम 11वीं तभी सीक्वेंस में लेके चल रहे हैं, मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर है, अगर उसको छोड़ना चाहो छोड़ दो, लेकिन उसमें भी कुछ सिलेक्टेड चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि ये सिलेक्टेड तो कर ही लेना, बाकी ज्यादा एक्स्ट्रा पे मत जाओ, इस चैप्टर को पूरा करना है बिल्कुल, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएगा, गलती के चांसेस ही नहीं है हमारे पास। तो कभी भी ऐसे पे मत किया करो, जो हो नहीं रहा है ना हमसे छोड़ दो उसको, इजी वाले पे जाओ, पहले इजी वाले निपटा लो सारे, क्योंकि इजी वाले में से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम जरूर रहेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन रहेंगे कि एक बार अगर चैप्टर पढ़ लिया तो क्वेश्चन होंगे ही होंगे, गारंटेड हो जाएंगे वो क्वेश्चन हमारे। जैसे मैंने आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों ने कल अपना टेस्ट रिजल्ट शेयर किया, वहां पे मैं देख रही हूँ भाई बच्चों ने 57 क्वेश्चन अटेम्प्ट, मतलब 57 करेक्ट है, 88 रॉन्ग है।
तो भाई 88 रॉन्ग में अब मैम मेरे भी 86 रॉन्ग थे। तो वो रॉन्ग में आपको क्या करना है? 86 रॉन्ग का मतलब 86 मार्क्स या 88 मार्क्स आपने टोटल में से कट करा दिया अपने। इतनी नेगेटिव मार्किंग हो गई। नेगेटिव मार्किंग से बचना है बेटा, बहुत ज्यादा बचना है नेगेटिव मार्किंग से, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ही है जो हमारा सिलेक्शन रुकवाती है। हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई सब बच्चे करते हैं। 21 लाख बच्चों ने पेपर दिया था ना 23 का, इस बार सिलेक्शन 1 लाख बच्चों का हुआ होगा बस। अब वो 20 लाख बच्चे क्या करेंगे? क्या उन्होंने पढ़ाई नहीं किया? उन्होंने भी पढ़ाई किया है। पढ़ाई आप लोगों ने भी किया है जिन्होंने ड्रॉप लिया है इस बार। गलती नेगेटिव मार्किंग या फिर प्रॉपर रिवीजन, सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, या तो रिवाइज नहीं करते हम लोग अच्छे से, या नेगेटिव मार्किंग करके आ जाता है। 100% भाई 720/720 लेके आना है। इस क्रेज में पूरा पेपर सॉल्व करके आ जाता है। जबकि मैंने बोला चाहे भाई पूरे पेपर में 10 ही क्वेश्चन क्यों ना आते हो, 10 ही क्वेश्चन करके आओ। अभी से ये हैबिट बना लो अपनी टेस्ट से ही। तो अब से आप लोग जो भी टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, चाहे उसमें पूरे पेपर में नेगेटिव मार्किंग में रॉन्ग एक भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। जिस दिन आपका रॉन्ग 0 आने शुरू हो गए ना, उस दिन अपने आप को शाबाशी देना शुरू कर देना कि हाँ अब मैं सही ट्रैक पे चल रहा हूँ। मैम ये मैम संजीशा, आपने कहा आप कितनी मेहनत कर लो आपके 100 मार्क्स से नहीं बढ़ेंगे ड्रॉप के बाद जो भी। मैम ऐसे सच में होगा क्या? दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो? मैम आपने कहा था ना एक बार कि आप कितनी भी मेहनत कर लो 100 मार्क्स से ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा ड्रॉप करने के बाद भी। 100 मैम भी सच बहुत में 100 भी बहुत ज्यादा है। बहुत सारे केसेस जैसे अभी है ना, वो थी हिंदी की टॉपर संध्या, उसका केस अलग है। उसके फर्स्ट अटेम्प्ट में 496 थे और अभी सेकेंड अटेम्प्ट में है उसके 654। ये भी है। एक स्टूडेंट है हर्षिता, पहले अटेम्प्ट में उसके हैं 574, पहले अटेम्प्ट में, विदाउट एनी कोचिंग, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया ऑफलाइन, यूट्यूब से पढ़ा। बट उसने फोकस किस चीज पे किया? जो आता है वो किया, जो नहीं आता छोड़ दिया डायरेक्टली। मैम वो अवंती से पढ़ते होंगे ना? अवंती में भी सिर्फ बायो क्लास में आती थी, वो फिजिक्स केमिस्ट्री यूट्यूब से कर रही थी। हाँ तो मैम टेस्ट देती होगी अवंती का। टेस्ट भी नहीं देती थी वो, टेस्ट भी बहुत कम देती थी, बट उसका फोकस थी वो कि हाँ रिवीजन सबसे ज्यादा, कि भाई रिवाइज रिवाइज करती रहती थी बस। तो आप लोग भी, अभी टाइम है, 8 महीने हैं हमारे पास, वैसे कम ही 8 महीने, जो लेवल अभी आप लोगों का चल रहा है। अगर आप लोग अच्छे से करते ना, देखो आप लोगों को मैंने पूरा जेनेटिक्स करा रखा है और बहुत अच्छे से कराया है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में से 70 मार्क्स का आता है। पूरी सेल बायोलॉजी करा दी है, 24 मार्क्स का मान के चलो। पूरा बायोटेक्नोलॉजी करा दिया है, यहाँ से आप मान के चलो 36 मार्क्स का, 36 से 40 आता है। और कौन सा करा दिया मैंने आपको? चलो इसी को मान लो, काउंट करना कितने हो गए, 6 और 4 10, 9 10, 10 और 3 13। तो भाई 130 मार्क्स तो आउट ऑफ 360, 130 मार्क्स को तो हम अब तक बहुत पढ़ चुके हैं। 130 मार्क्स हमारे बहुत अच्छे से हो चुके हैं। तो अगर आप अपनी इन 130 को स्ट्रॉन्ग बना लो, इसी में एड ऑन करते चले जाओ अब चैप्टर्स। जैसे ट्रांसपोर्टिंग प्लांट करा रही हूँ, कल कितना अच्छे से कराया मैंने आप लोगों को, एनाटॉमी वाला कराया, मॉर्फोलॉजी वाला कराया, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला कराया। उसमें से वो कॉकरोच वगैरह वाला पार्ट रह रहा है, उसको भी हम धीरे धीरे फिनिश कर ही लेंगे। तो अब गलती कहाँ है? सिर्फ गलती आप लोगों की है अब रिवीजन पे। क्योंकि जो बच्चे अब, जिन्होंने लास्ट ईयर भी मुझसे पढ़ा और जिन्होंने जो अब भी मुझसे पढ़ रहे हैं, तो एक एक चैप्टर उन बच्चों को खुद पता है कि 4th या 5th बार होगा ये चैप्टर जो मैं पढ़ा रही हूँ। एक ही टीचर से 5-5 बार आप चैप्टर पढ़ रहे हो। लास्ट ईयर भी मैंने एक एक चैप्टर 3-3 4-4 बार खुद क्लास में कराया था। बस लास्ट ईयर ये किया, रिवीजन आप लोगों के भरोसे छोड़ दिया मैंने कि भाई चलो बच्चे हैं कर लेंगे रिवीजन खुद से।
लास्ट टाइम में, बट इस बार नहीं करेंगे। इस बार आई वांट कि अभी तो देखो सिलेबस चल रहा है, सिलेबस फिनिश होने के बाद हम खुद से रिवाइज कराऊंगी मैं आप लोगों को, बट एटलीस्ट जब तक सिलेबस नहीं होता तब तक तो अपना रिवीजन रखो। ये ना हो कि सिलेबस फिनिश करा के छुट्टी करें हम, फिर रिवीजन पे आए तो रिवीजन के टाइम पे भी मुझे सारे चैप्टर डिटेल में कराने पड़ रहे हैं। पूछ रही हूँ भाई ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये क्या होता है, कुछ नहीं पता। रिवीजन का मतलब रिवीजन ही बना के रखना उस टाइम पे, ये नहीं कि दोबारा से सारे चैप्टर पढ़ाने पड़ रहे हैं। दोबारा से बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, अगर मुझे बिल्कुल रियलाइज हुआ कि आप लोग सब भूल चुके हैं तभी मैं क्लासेस बंद कर दूंगी। कोई फायदा नहीं होगा फिर इतनी मेहनत करने का। एक साल बच्चे खुद पे मेहनत नहीं कर रहे हैं, टीचर आप लोगों के लिए 2 साल मेहनत कर रहे हैं आप लोगों पे। अगर तब भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो इट मीन्स आप लोग फिर तो ड्रॉप लेना ही मत, ये लास्ट ड्रॉप मान के चलना अगर आप लोगों का इस बार भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो। इसका मतलब आप लोग नहीं बने हो फिर एमबीबीएस के लिए। चलो फिर बैठ के पढ़ाई करो। एंड वो जो लाइब्रेरी वाला मैंने बताया था सबके सब देखना, अगर आसपास लाइब्रेरी है 15-20